अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल, आपका मेरा साथ सुबह 11 बजे तक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप में से कितने लोग आज थोड़ा गुस्से में बेदार हुए हैं? यानी सुबह उठते ही अगर आपको ऐसा लगे कि एक तो ये कि आपने निकलने का आपका बिस्तर से बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा बिकॉज सर्दियाँ हैं, लिहाफ में हैं, यू वेरी कोजी, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपकी आँख खुलते ही जो पिछली रात की टेप है वो दोबारा आपके जहन में चलने लगे और आपको याद हो कि भाई मैं सोया भी गुस्से में था और मुझे इस बात पे बड़ी नाराज़गी है, एंड वंस अगेन यू बिगिनिंग योर डे विद द सेम नोट, तो यकीनन आपके पास देयर इज़ वेरी लिटिल टू लुक फॉरवर्ड टू। आज क्योंकि जुम्मे का रोज़ है, सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके दिल में अगर कोई भी बुग़्ज़ है, नाराज़गी है, किसी से कोई खफगी है, उसको यकीनन दूर कर दीजिए, अपने दिल को साफ़ कीजिए और उम्मीद कीजिए कि ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो। कल किसी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ शेयर की कि साल 2018 का अब ये तकरीबन आखिरी कुछ दिन ही हमारे पास रह गए हैं, और अगर आप पलट कर देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ होगा। मे बी यू हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। जो लोग वज़न कम करना चाहते थे उनका वज़न कम हो गया, जो लोग प्रमोशन चाहते थे, नौकरी एक ख़ास तरह की चाहते थे वो उनको मिली, घर लोग ख़रीदना चाहते होंगे, गाड़ी ख़रीदना चाहते होंगे, यानी वो तमाम माइलस्टोन्स जो आपने अपने लिए सेट किए होते हैं, हम में से बहुत सारे लोग अपने अहदाफ के करीब पहुँचे होंगे। लेकिन अगर आप एक लम्हे के लिए ये भी सोचें कि ऐसे ख्वाब हर एक ने देखे हैं, लेकिन कई लोगों की ज़िंदगियां 2018 के बियॉन्ड अल्लाह ताला ने नहीं लिखी थी। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को इस साल खोया भी है। एंड दैट रिमाइंड्स अस कि ज़िंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मेरे ख्याल में एक वेकअप कॉल भी होती है, ख़ास तौर पे अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत करीब, अपनी फैमिली में बहुत करीब किसी शख्स को जब खोते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है हमारा यानी मेरा पहला एक्सपीरियंस इस तरह का तब था जब मेरी नानी अम्मी का इंतकाल हुआ था, एंड वी वर इन क्लास 9th। इट रियली शेक्स यू अप। आपको एहसास दिलाता है कि आप जो ज़िंदगी को आपने एक रेस बनाया हुआ है, आप भागे चले जा रहे हैं, या आपके ईगो का एक बहुत बड़ा किला और महल है, वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत महदूद वक्त है। तो अगर इस वक्त को आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, इसमें मुस्कुराहटें, खुशियाँ, अच्छाइयाँ समेटें, तो दैट इज़ गोइंग टू मेक थिंग्स बेटर। लेकिन कभी कभार हम अपनी कोई ना कोई महरूमी या अपने खफगी या नाराज़गी का इजहार करने में कोई आर महसूस नहीं करते। इतने तल्ख जुमले, इतनी तल्ख बातें कहते हैं, हमारा लहजा इतना हार्श हो जाता है कि अगले वाले को ना सिर्फ आप तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं बल्कि ये इरिवर्सिबल डैमेज है। आप चाहकर भी वो अल्फाज वापस नहीं ले सकते। अगर आप किसी को मारते हैं और उसको चोट लगती है, वो चोट, वो ज़ख़म तो सही हो सकता है, लेकिन आपके लफ्ज़ों का जो वार होता है वो अक्सर औकात आप वापस नहीं ले सकते, वो वक्त पलट कर आपके पास नहीं आता। अब इस लफ्ज़ों की अगर हम वार की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया भी हमारे जहन में आता है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो क्योंकि अगला बंदा जिसको अगर आप बुरा भला कह रहे हैं या जिस पे तनकीद कर रहे हैं वो आपके सामने मौजूद नहीं है, तो आपके लिए बहुत आसान होता है उसको कुछ भी कह देना। जितनी भी तल्ख बात हो आप कह के निकल जाते हैं, और आप क्योंकि ना आपके सामने उसके तासुरात हैं, ना उसके दुख का एहसास है, ना आपको ये पता चला कि वो पढ़ने के बाद उसके दिल पे क्या गुजरी है, तो ये सब कुछ कहना आसान होता है। और ख़ास तौर पे हम ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अगर ये सब देखें तो हमें बहुत आम नज़र आएगा। अच्छा, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ शख्सी तनकीद नहीं होती बल्कि उसमें नफ़रत अंगेज़ी का एक लार्जर पहलू शामिल होता है कि पूरे माशरे में एक कम्यूनिटी को दूसरी कम्यूनिटी से या एक सूबे को दूसरे सूबे से लसानी बुनियादों पे, दूसरी बुनियादों पे आप लड़वा दें। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सोशल मीडिया पे इस तरह की यलगार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़। और जिस तरह के आपने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान में ये बात वाज़े कर दी गई कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी किसी भी नफ़रत अंगेज़ी के मवाद के ख़िलाफ़, तो आप ये देख के आपको ये जानकर हैरत होगी अब ट्विटर ने एक ट्रांसपेरेंसी लॉ पे बात करनी शुरू की है। यानी उसके पास जितनी हुकूमतों की तरफ से, रियासतों की तरफ से अगर कोई रिक्वेस्ट आती है कि लोगों के अकाउंट्स पे, उनके कंटेंट पे नज़रसानी की जाए, तो वो इस बात को डिस्क्लोज करेंगे। अगर हम पिछले 6 माह की तरफ देखते हैं, यानी इस साल के रवा साल में जनवरी 2018 से लेके जून 2018 तक तकरीबन
3000 अकाउंट्स ऐसे हैं जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के हुकाम ने और लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इन पे नज़रसानी करनी चाहिए ट्विटर को, क्योंकि उनका मवाद नफरत अंगेज़ है। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये 3000 अकाउंट्स को रिपोर्ट किया गया, 243 अकाउंट्स को बंद करने की भी रिक्वेस्ट दी गई है। अब कुछ लोग इसको शायद समझते हैं कि ये वार है आज़ादी सहाफ़त पे, लेकिन नफरत अंगेज़ी की बुनियाद पे इनको रिपोर्ट किया गया है और वाकई अगर माशरे में नफरत फैलाई जाए तो उसका कोई, मेरे ख्याल में उसके हवाले से कोई टॉलरेंस होनी नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ अगर टॉलरेंस के अलावा बात की जाए तो हमारे इर्द गिर्द अगर इस वक्त आप कराची की सड़कों पे घूम रहे हैं तो आपको ये जानकर बहुत तकलीफ होगी कि ये जो सुई सदन गैस की तरफ से गैस की फराहमी में कमी है और फिर CNG पंप्स क्योंकि बंद हैं, तो इस शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम इस वक्त दरहम बरहम हुआ हुआ है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, बसेस, स्मॉल वैगन्स अवेलेबल थी, उनमें बहुत हद तक कमी आई है और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं लोगों की ऑन द बस स्टॉप्स, क्योंकि जो बसेस चल रही हैं उसमें वो जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये वैसे ही नाकाफ़ी एक सिस्टम था कराची की आबादी के लिए, कराची के अवाम के लिए। तो अक्सर आप ये भी देखेंगे कि लोग अपनी सेफ्टी को, अपनी सिक्योरिटी को बालाए ताक रखते हुए एक एक मोटर बाइक्स पर मजबूर हैं अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल करने में, या फिर अगर 2 सहबाब हैं तो वो 4 लोग 5 लोग एक बाइक पे सफ़र करके अपने काम पे, अपने रोज़गार पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऑलरेडी इस पे प्रोब की, यानी इन्वेस्टिगेशन की एक इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, लेकिन फिर भी जानना ये है कि अगर मैं पिछले 10 सालों का एक रिव्यू करती हूँ, लोग ऑलरेडी कह रहे थे कि CNG इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। इसको एक लो कॉस्ट फ्यूल के तौर पर ऑफ़र किया गया, लेकिन इससे आम आदमी के अलावा जो एक मीशत को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ये सनती इदारों को नहीं जा रही थी, ये लोगों को फराहम की जा रही थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि गम्बट फील्ड के हवाले से कहा जा रहा था कि सुई सदन गैस ने कहा है कि वहाँ से गैस की फराहमी कम है, इसकी वजह से उनको शॉर्टेज का सामना है। इस पर प्रोब भी हो रहा है इस वक्त तो सनती इदारों को भी और साथ साथ लोगों को भी मुश्किलात का सामना है। हमारे टीम मेंबर, हमारे रिपोर्टर कॉलीग सफदर इस वक्त कराची में मौजूद हैं, मुख्तलिफ शाहराओं पर देख रही है सूरत हाल, उनसे पूछते हैं कि सिनेरियो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सफदर, और ज़रा बताइए कि ये जो CNG पंप्स इस वक्त बंद है और उसकी वजह से जो मुश्किलात हैं, आप अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज की तरह CNG स्टेशन की बंदिश को आज 5वां रोज है, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि एक रिकॉर्ड कायम हो गया है कि मुसलसल 5 रोज हो गए दिन भर के CNG स्टेशन तकरीबन 600 से ज्यादा तादाद इनकी ये सब के सब बंद पड़े हुए हैं, जिसके वजह से जो ट्रांसपोर्ट है सड़कों पे बना होने के बराबर है। अभी भी हम देख रहे हैं सड़कों पे जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहुत कम है, इक्का दुक्का ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है। इसके अलावा जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे सुबह में, उनको भी खासी दुश्वारी का सामना रहा, बल्कि अब हम देख रहे हैं कि जो स्टॉप्स हैं बस के, उनके ऊपर शहरियों की काफी तादाद मौजूद है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतजार में खड़े हुए हैं, जिनको तफाती जाना है और वो काफी ताखीर का भी शिकार हो रहे हैं। लेकिन सफदर, एक छोटा सा मेरा सवाल इस हवाले से होगा कि जिन भी व्हीकल्स में CNG किट लगाई गई होती है उसमें ये ऑप्शन भी तो मौजूद होता है कि वो रेगुलर फ्यूल से, पेट्रोल से वो गाड़ी चला सके, तो फिर क्या वजह है कि ये एहतजाजन पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब कर दी गई है और लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो चाहें तो नॉर्मल फ्यूल लेके ये गाड़ियां, ये ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं? आज बिल्कुल सिद्रा ऐसे ही होता है कि पेट्रोल और डीजल का ऑप्शन भी गाड़ियों में मौजूद होता है CNG सिलेंडर के साथ, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड बन चुका है ना कि जो जितना ज्यादा परेशान है उसको उतना ही ज्यादा लूटा जाए। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चल रही है लेकिन कम है, और जो चल रही है वो लोग भी मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। जो किराए 10-20 रुपए होते थे वो 30-40 रुपए बल्कि 50 रुपए तक पहुंच गए, और जो लोग बेचारे मजबूर हैं उनका यही कहना है कि हमें दफातर तो जाना है, कि जितने भी मांगे हमें देना जाना है, छुट्टी आखिर कब तक की जाए। आज 5 रोज हो चुके हैं। अच्छा, एक नई डेवलपमेंट जो सामने आई थी, गुज़िश्ता रात हमने देखा था कि जो वजीर पेट्रोलियम है गुलाम सरवर खान वो कराची पहुंच गए। आज उनकी बड़ी अहम मुलाकातें होंगी, SSD के हुक्काम से भी मिलेंगे इस इशू के ऊपर। इसके अलावा वजीर आला सिंध से भी उनकी आज मुलाकात मुतवक्का है, जबकि CNG डीलर एसोसिएशन से भी उनकी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सफदर हमारे साथ मौजूद होने का। आला हुक्काम ने जिस तरह के हमने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और वफाकी हुकूमत ने इस गैस शॉर्टेज का नोटिस लिया है। अहम मुलाकातें आज एक्सपेक्टेड हैं, इस पर कल हम आपको, बल्कि मंडे को आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ आज बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस हमने आपके लिए लाइन अप किए हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तहजीब के हवाले से, पाकिस्तान के पॉपुलर कल्चर और हमारी फिल्मों के हवाले से। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।
ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल जिस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला भी पाकिस्तान की पार्लियामान के लिए और पाकिस्तान के जमहूरी अमल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। एक बहुत बड़ा यू टर्न इसको कहा जा रहा है और इसी हवाले से आज हम सुबह गुफ्तगू कर रहे हैं आसमा शिराजी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम आसमा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी कि काफ़ी अरसे से इल्तवा में पड़ा हुआ था ये मामला और अभी हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी इस हवाले से वो भी आपको सुनवाई, तो क्या वजह है कि अब इत्तेफाक हो गया है और इसको, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुकूमत के लिए होनी चाहिए कि बार बार वो एक चीज़ कहते हैं, या तो वो कहें नहीं या फिर वो करें नहीं। अब इस मामले के ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चौथे महीने में, यानी कल जो है वो 4 महीने कौमी असम्बली को मुकम्मल हो गए। 4 महीने तक आपने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई एजेंडा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं लगाना, और फिर आपने ये फैसला कर दिया कि हम उनको लगाएंगे। अब सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं कि आखिर कुछ दिन पहले तक वजीर आजम की टोन ये थी, और आपने वो जो इंटरव्यू उनका मशहूर ज़माना है उसमें आपने सुना कि उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस शख्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस हों और जिसके भाई के हुकूमत के हमने ऑडिट पैराज देखने हों, वो हम मॉरली ये बनता ही नहीं है कि उनको हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे दें। मगर आज आपने देखा कि उन्होंने इस चीज़ को जो है वो कंसीड किया और उन्होंने ये कहा कि हाँ, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो ये करेंगे। तो ये एक बड़ा गो के ये बड़ी मुस्बत भी बात है। चले देर आए दुरुस्त आए, सही मानों में इसके ऊपर पूरा उतरता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हुकूमत के ऊपर एक दबाव मौजूद था और हुकूमत ने उस दबाव के ऊपर के तहत कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि पिछले 4 महीने के अंदर अब आप इसको कॉम्प्रोमाइज कहें, खान साहब इसको यू टर्न कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी अच्छे लीडर की मेरे ख्याल में निशानी यही होती है कि वो अपने फैसलों पर नजरसानी कर सके। लेकिन साथ ही असमा आपसे पूछना चाहेंगे, आपने खुद भी इस हवाले से कई दफ़ा इशारा दिया है कि नवाज शरीफ साहब की एक पुरसरार खामोशी है और अब ये डेवलपमेंट हुई है जिसमें ऐसा लगता है कि अपोजिशन और हुकूमत की आपस में एटलीस्ट बातचीत है, कहीं उनका कोई कंसेंसस भी डेवलप हो रहा है। तो इस पुरसरार खामोशी की क्या वजह है? बिल्कुल ख़ास वजह है। मियां नवाज शरीफ जो खामोश है वो उसकी वजह है, बिल्कुल है, क्योंकि जो हमें लगता है, हम सिर्फ असेस कर सकते हैं कि उनकी जो अपीलें हैं उनकी और मरियम नवाज की, वो ऑलरेडी नैब जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गया हुआ है। वो शायद ये चाहते हों कि उन अपीलों तक जो है वो बिल्कुल खामोश रहें और उनका जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी जुडिशरी जो उनका मौक़िफ़ था, आपने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में वो डाइल्यूट हो गया है। और लेकिन जो अजीजिया रेफरेंस के अंदर उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया, उसके अंदर भी उन्होंने नैब और पीटीआई गवर्नमेंट को, मियां नवाज शरीफ ने जो है उस नेक्सस के ऊपर बात की है। पहले वो एक और नेक्सस की बात करते थे, लिहाजा बिल्कुल एक सॉफ्ट उन्होंने अपना इमेज पिछले कुछ अरसे में रिवाइव करने की कोशिश की है और वो उसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि कल को कोई अगर कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलती है या वो एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं तो उनको कम से कम स्पेस जो है वो अवेलेबल हो। लिहाजा लेकिन ये जो एक दोनों की आपकी जो रवैया है, एक की तरफ खामोशी है, दूसरी तरफ अग्रेसिव हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी नाराजगी का और मुतमईन ना होने का नैब की कार्रवाइयों से कई दफ़ा इशारा दिया है, बल्कि कहा कि अंधा भी देख सकता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे और किस तरह इनको पॉलिटिकल वेंडेटा का सामना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब इतने इल्तवा के बाद आना ही था इस पॉइंट पे, तो उस वक्त रुकावट क्या थी? यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अगर हेड इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ही बनाना था, तो जो मॉरल स्टांस इन्होंने लिया उसकी क्या वजह रही? क्या आप समझते हैं कि विद इन पीटीआई भी कोई फैक्शंस मौजूद हैं? देखिए, यू टर्न तो बिल्कुल है। मैं अगर इस पे मुस्बत हूँ, मैं इसको जैसे अयाज सादिक साहब ने भी कहा, मुस्बत यू टर्न है ये वो वाहिद यू टर्न है जिसको हमें सराहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप किसी जिद और हटदर्मी के ऊपर पार्लियामान को नहीं चला सकते। या तो हमारा पार्लियामानी निज़ाम ना हो, पार्लियामानी जमहूरियत ना हो, एक पार्लियामेंट ना हो, हम जो 100 रोज़ा कारकर्दगी की बात करते हैं, जो ये आइडिया लिया गया या जिसको हम तारीख में देखते हैं, तो ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे सदर पैमाना बन गया उसके बाद उनकी 100 दिन की कारकर्दगी को फिर बाद में एक सिग्निफिकेंट वो दिया गया मकाम और उसके बाद लोगों को उसका जज करने का एक मयार बना लिया गया, खास करके अमेरिका के अंदर। तो उन पहले 100 दिनों में क्या हुआ था, हम अगर तारीख में जाएं तो हमें नजर आता है कि उन 100 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ था सिवाय लेजिस्लेशन के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया
आसमा, ये डेडलॉक ख़त्म करने के लिए आपने कहा कि इस यू टर्न को मस्बत करार दिया जा सकता है, लेकिन बहरहाल जो स्टेटमेंट दी गई थी, एक मॉरल हाई ग्राउंड था फॉर नॉट मेकिंग शहबाज शरीफ द हेड ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो बहरहाल इन्होंने लूज़ किया है और उसको अब किस तरह जस्टिफाई करेगी हुकूमत, ये देखना है। लेकिन जनाब, ये तो थी कुछ सियासत की बातें। वापस आ जाते हैं शहर कराची में, जहाँ पे मसाइल का भी अंबार है, लेकिन इसी मसाइल के दौरान अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं और इन अच्छी चीज़ों में शामिल है अब आने वाले दिनों में, बल्कि आज से ही शुरुआत हो रही है तहज़ीब फेस्टिवल की। वैसे तो हमारी तहज़ीब, हमारा कल्चर हमारे लिए बाइस फ़ख्र है ही, लेकिन हम देखते हैं कि कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को, खुसूसन जो हमारी क्लासिकी मौसीकी है, उसको चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसको परफॉर्म करने वाले, उसको प्रैक्टिस करने वालों को भी प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ये बीड़ा उठाया मलाहत ऐवान ने और शरीफ ऐवान साहब ने, और अब हम देखते हैं कि कराची में 3 रोज़ा तहज़ीब फेस्टिवल दोबारा आया है। इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त लाइनअप है ऑफ म्यूजिशियंस, और जो अच्छी मौसीकी सुनने के दिलदादा हैं उनके लिए तो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और आपको ये अच्छी खबर सुनाते चलें कि आज एक्सक्लूसिवली इन कॉन्वर्जेशन होंगे हमारे साथ मलाहत एंड शरीफ ऐवान साहब, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो म्यूजिशियंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें हमारे साथ मौजूद हैं तुराब अली, सितार नवाज भी। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, क्या हाल चाल हैं आपके? सिद्रा, एक बात जी जो मैं शरीफ से बात करी थी, तुम्हारे मिजाज में जितना ठहराव और गहराई है तुम्हारे प्रोग्राम में भी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी सीट पे वापस आती हूँ। दौरान इसके हमने बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जो पिछली काविशें रही हैं, बिकॉज इंडस राग के बारे में भी आपको बताएंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट था। कई जो चीज़ें हमारा जो असासा है, तहजीब का असासा है, वो हम लूज़ कर रहे थे। इनकी बहुत मेहनत और काविश के साथ वो जुड़ा है, वो हमारे पास आया है। आपको पहले एक नज़र वो दिखाते हैं, मीनवाइल मैं अपनी कुर्सी पर जाके दोबारा बैठती हूँ, और उस इज लिटिल दैट विल सूद योर हार्ट एंड योर माइंड एंड योर सोल। तो जी ऐसी मौसीकी के लिए काम कर रहा है तहज़ीब फेस्टिवल। आज से लेके संडे तक इसका इनेकाद किया जा रहा है एट दी आर्ट्स काउंसिल कराची। यकीनन जो लोग अच्छी मौसीकी को पसंद करते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन हम ख़ास तौर पे आपके पास की इन्फॉर्मेशन लाना चाहते थे। हमने आज दावत दी है अपने साथ मलाहत को, शरीफ ऐवान साहब को एंड तुराब अली हुज़ सितार नवाज, और इनसे भी जानेंगे कि तहज़ीब की असल रूह, असल एसेंस क्या है। मलाहत, आई नो दैट यू हैव बीन इन्वॉल्व विद दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आप खुद भी अच्छी मौसीकी सुनती हैं, पसंद करती हैं, लेकिन मुश्किल था टू गेट लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर टू प्रिजर्व दिस। देखो, हर अच्छा काम मुश्किल तो होता है सिद्रा, और डगर से हट के कुछ करना, कंफर्म ना करना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा और शरीफ का बहुत सालों से हमारी ये कोशिश यही रही है कि एज अ सीरियस एफर्ट कल्चर को, म्यूज़िक को, आर्ट्स को पाकिस्तान में प्रिजर्व भी करना चाहिए और शोकेस भी करना चाहिए। और सिर्फ ये कहना कि जी स्टेट नहीं काम कर रहा, ये नहीं, ये इदारे नहीं काम करे, ये क्रिबिंग काफ़ी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो हमने तो यही सोचा है कि हम अपना हिस्सा डालें इस काम में। तहज़ीब फाउंडेशन की ये कोशिश ये है कि आर्टिस्ट को एक ऐसा, जैसे आपने बात की, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पे वो अपना आर्ट प्रेजेंट कर सकें, आपस में कोलैबोरेट कर सकें, मुल्क आया जाए तो आपके दिल को चोट लगेगी, एंड यू विल बी लाइक, यू नो, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड द फ्यूचर जनरेशंस टू सी, और हमने उसको लूज़ कर दिया है। ये वो एफर्ट है जो तहज़ीब फाउंडेशन कर रहा है, और आप साथ साथ देख रहे होंगे कि ये इनकी पहली काविश नहीं है। साल हर साल जो ये फेस्टिवल्स करते आए हैं उसकी झलकियाँ हम आपको इस कॉन्वर्जेशन के दौरान भी दिखा रहे हैं। शरीफ साहब, जब आपने पहला कोई इस तरह की गैदरिंग अरेंज की थी तो उस वक्त ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि विद टाइम आपने बहुत सारे म्यूजिशियंस को हमने लूज़ भी किया है, या आज ज़्यादा मुश्किल है टू गेट अ गैदरिंग ऑफ म्यूजिशियंस टुगेदर? तो बहुत पुरानी बात कर रही है, पिछली सदी की बात है। किस्सा है पिछली सदी का। लेकिन जो है वो तहज़ीब हमने 2008 में टाइम किया, तो माशाल्लाह एक दिहाई गुजर गई, तो 10 साल तो इसी को गुजर गए। लेकिन इस काम में हम लोगों को 25 साल का एक अरसा है, जिसमें तो सच ये है कि ये सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं है, कल्चर इज अ कंपोजिट एक्टिविटी। आपका नवासा है, इखलाक इसके मामू है, मतलब कई जनरेशन से सितार इनकी खानदान में बजाया जा रहा है, ग्रेजुएट भी है। हाँ, और प्लस ये पढ़ा लिखा बच्चा। अच्छा, मैं ये अक्सर कहना चाहूँगी मलाहत, हम जब इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो आप किसी भी हाई पोस्ट में बंदे को देखें, वो कहे कि जी मैं टेक्नोक्रेट हूँ, मेरी ये PhD है, और अपनी हॉबीज़ में हमेशा लिखता है कि ऑल्सो प्लेज पियानो, ऑल्सो प्लेज द वायलिन। हम ऐसे लोगों को ढूंढते ही रहते हैं पाकिस्तान में, हमें कोई नहीं मिलता।
ये बात आपकी दुरुस्त है। अभी हमारे फेस्टिवल पे एक जो है सारंगी नवाज डॉक्टर तैमूर, ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, क्योंकि वालिदैन ने कहा मेडिसिन ज़रूर करनी है। हाँ। डॉक्टर बन गए, उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे बजानी तो सारंगी है। सही। वो हमारे फेस्टिवल पे आया, और जो आपने बात की ना कि ये फोरम, ये प्लेटफॉर्म किस तरह की इंकरेजमेंट देते हैं। हमारे यहाँ बजा के, हमारे यहाँ सितार फेस्टिवल कुछ साल पहले हुआ था, जिसमें सिर्फ 2 दिन हमने सितार जो है वो उसके इम्कानात के ऊपर वो की थी, एक्सप्लोर किया था। तो वो बजा के गया और वो हमसे कह के गया कि मुझे 5 साल की इंकरेजमेंट मिल गई। चाहिए टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है। अच्छा, आपको अपने टैलेंट पे यकीन था, खोजने वालों ने आपको खोज लिया, लेकिन जब जो वहाँ पे लाइव ऑडियंस बैठी होती है, उनसे दाद वसूल करके या उनके चेहरों पे वो खुशी देख के जब आप बजाते हैं, कैसा महसूस होता है? वो बहुत ही खूबसूरत महसूस होता है। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि अगर जो मैं कोई मुश्किल से मुश्किल चीज़ बजा रहा हूँ तो वो आपके फेस पे ना दिखे, लोग बताएं कि नहीं यार वाकई ये चीज़ गई है, तालियों की गूंज हो, लोग वाह वाह कर उठे। और मैंने तो खुद जब भी मैं इस फेस्टिवल में ज़्यादा नहीं जा पाती, लेकिन जब भी वक्त निकाल के गई हूँ, आप यू कम बैक अ डिफरेंट पर्सन। तो अगर आप कराची में मौजूद हैं, इस तरह के म्यूज़िक को पसंद करते हैं, या अगर आपने कभी ऐसा म्यूज़िक नहीं भी सुना, दिस इज़ द परफेक्ट विंडो। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, प्लीज़ मेक योर वे टू द आर्ट्स काउंसिल ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अ वंडरफुल लाइनअप, और आप तहजीब फेस्टिवल के पेज पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर शरीफ साहब आपसे पूछूं हाईलाइट क्या आपके लिए फेवरेट, यानी आपके तो सारे बच्चों की तरह है, लेकिन सबसे फेवरेट बच्चा कौन सा है भाई? मैं सच्ची बात ये कि जब से हमने काम ये शुरू किया, हाँ जी, तो बहुत सीनियर जो हमारे म्यूजिशियन थे, उनको ऑनर करना अपनी जगह पर था, लेकिन एक सक्सेशन प्लान हमारे जहन में था। और हमने बहुत नौजवान बच्चों को, इनकी उम्र उस वक्त 14-14 साल थी जब इन लोगों को हमने आगे, अब तो माशाल्लाह ये बहुत ही, हमारे पास शहरोज़ है, शहरोज़ हुसैन सितार बजाते हैं, वोकल गाते हैं, तुराब हैं, इसी तरह के और बहुत सारे। और इससे पहले भी खैर वी हैव बीन, आप ये समझे कि हमारा बायस था यंग लोगों के हक में। लेकिन जो आपने सीनियर्स की बात की, तो फतेह अली खान साहब गवालियार वाले, रज़ा अली खान इंडिया से आ रहे हैं जो बड़े गुलाम अली खान साहब के पोते हैं, और हामिद अली खान पटियाला वाले। तो हमारे तीनों दिन ग्रैंड फिनालेज जो हैं वो ये 3 मास्टर्स हैं। अच्छा, ये मैंने मैसेज हमने ख़ास तौर पे देना था इंडिया को भी, क्योंकि वहाँ पे जाना अब हमारा मुश्किल है, हमारे म्यूजिशियंस नहीं जा पाते। लेकिन पहले फेस्ट फेस्टिवल, फिर इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस, और अब तहजीब फेस्टिवल। हमारा दिल भी खुला है, हमने हम वेलकम भी करते हैं। ख़ास तौर पर ये पीपल टू पीपल कॉरिडोर, ये लोगों के ही नाते और आपसी दोस्तियाँ हैं, जो मेरे ख्याल में पड़ोस अच्छा हो ना तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है। करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो इस वक्त है दिल्ली में, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। सोहेल महमूद जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, मुझे नहीं मालूम कि मुझे अक्सर हम ये एक्सपीरियंस हमारा कि जो वहाँ वीज़ा अप्लाई होता है और जेन्युइन होता है उसको वीज़ा मिलता है। ये हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी इस लिहाज से, ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव हो तो कोई हरज भी नहीं है। हाँ। कि भाई हम आपके साथ मुकाबला करेंगे अच्छे काम में। तो ये तो बहुत ही और मैंने तो ये देखा है जितने पार्टिसिपेंट्स इंडिया से आते हैं वो मेहमान नवाजी की, शहर की, लोगों की बड़ी तारीफ ही करते हैं। और आप 2014 में गुंडेचा ब्रदर्स को हमने बुलवाया था, वो ध्रुपद गाते हैं और उनको 1 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला था मुख्तलिफ शहरों के लिए। हमारे यहाँ भी वो परफॉर्म किए थे। वो वही दौर था जिस वक्त उसी दिन एग्जैक्टली वहाँ पर हमारे गुलाम अली साहब की कंसर्ट को ख़राब किया गया था। सो दिस इज़ वेरी सैड। तो हम तो ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में भी और बाकी भी जहाँ से हम अपना सोर्स करते रहे म्यूजिक, ये जो इंडस्ट्री आ गया है, वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये रवैयों की और माइंडसेट की तब्दीली हम देख रहे हैं। यानी एक तरफ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान में शायद मजहबी जुनूनियत है या हम पसंद नहीं करते ऐसी चीज़ों को। पाकिस्तान में आर्ट्स, म्यूज़िक, हमारा कल्चर ये फ्लरिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी जारहाना सूरत हाल है और मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी बायसे तशवीश होना चाहिए। कमिंग बैक टू द इंडस राग प्रोजेक्ट, मलाहत उसके बारे में बताइएगा, बिकॉज मैंने अपने बहुत सारे फॉरेनर जो फ्रेंड्स हैं और जब हम जाते हैं कोई अच्छा सा तोहफा सोच रहे होते हैं, कभी कोई कॉफ़ी टेबल बुक ले जाते हैं ताकि कोई खूबसूरती पाकिस्तान की दिखाएं, लेकिन दिस हैज़ मेड वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट्स और लोग इतने खुश होते हैं इसको लेके, बिकॉज एक तरह से आपने ना, आप कहते हैं कि अपना दिल
पिरो के उसके अंदर किसी को दे दिया हो। बिल्कुल तो ऐसा ही व्हेन है। डिड इट कम अराउंड, आपने कैसे सोचा इसके बारे में? ये दिस इज एक्चुअली अ लेबर ऑफ लव, यू आर वेरी राइट। और ये इसका ख्याल हमें इस तरह आया, बहुत साल पहले हम लंदन गए और वी वेंट टू HMV, कोई हमने सोचा कोई सीडीज़ उठाएंगे, वहाँ पे था हमारी सीडीज़ मौजूद थी जिनके ऊपर लिखा हुआ था म्यूज़िक फ्रॉम इंडिया, नुसरत फ़तेह अली खान और आबदा परवीन जी। पे हमारा CD बेबी के ऊपर म्यूज़िक इज़ अवेलेबल, डिजिटली भी अवेलेबल है, फिजिकली आपने ऑर्डर करना है तो वो भी अवेलेबल, इट्स अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा बिल्कुल मुख्तलिफ मेरी राय है, ये जो आपने अभी कहा ना कि पायरेटेड ना हो। कैन यू बिलीव कि हमने अपने डीलर्स को इस बात की इजाज़त दी कि अगर कोई शख्स अफोर्ड नहीं करता चूंकि महंगा है एल्बम, तो आप उसको कॉपी करके दे दें। अच्छा, आपने खुद का, बिकॉज़ इस वक्त एक खिदमत आई है तो म्यूजिक तो पहुंचे। बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स है ना हमारे मुल्क में, हमारे मुल्कों में आ गए बाहर से, मसलन चाइल्ड लेबर है। सही। अब हमारे यहाँ बच्चे तयशुदा बात है कि उन्होंने पढ़ना नहीं है। दुनिया का जो कानून है वो ये कहते हैं कि वो चाइल्ड लेबर नहीं होगा अगर वो बच्चा कोई ख़ास स्किलफुल काम कर रहा है अंडर सुपरविजन एंड प्रेजेंस ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, या उसके कोई फैमिली मेंबर मौजूद हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेफिनेशंस चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कॉपीराइट भी बहुत बड़ा धोखा है। हाँ। हमारा आर्टिस्ट जो है वो दरअसल बहुत पीछे है इस वक्त। तो इस आर्टिस्ट को मुफ्त में भी हम फ्री में सुनवाते हैं, ठीक है ना, इसलिए कि हमें ऑडियंस की जरूरत है। पब्लिक एंड अ गैदरिंग इवेंट। लेकिन शहीद साहब, हैविंग सेड दैट, आपने इतना क्लोजली इनके साथ काम किया है, वेरी क्विकली आई हैव द लास्ट फ्यू मिनट्स, हुकूमत की तरफ से आपको क्या सपोर्ट चाहिए? क्योंकि पूरी दुनिया में हम देखते हैं इंसेंटिवाइज किया जाता है, स्कॉलरशिप्स देते हैं, कोई ना कोई उनके वजीफे मुकर्रर होते हैं ताकि लोग म्यूजिक को परसू कर सकें। मैं कहता हूँ जी, क्रेडिट बहुत जो बड़ा जो क्रेडिट जाता है इस मामले में, हमारी जो ट्रेडिशन है, हजारों साल की ट्रेडिशन है, वो दरअसल इन आर्टिस्टों को जाता है। हाँ, इनको मदद मिले या ना मदद मिले, ये बहुत अपने सोच में बड़े मजबूत है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्चुअली जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और सूबाई हुकूमतों को करना चाहिए वो है एजुकेशन, म्यूज़िक को तालीम का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाए, स्कूलों में जिस तरह हम कहते हैं स्पोर्ट्स को, उसी तरह म्यूजिक को भी अगर आप कॉम्पोनेंट बनाए करिकुलम का, इट विल चेंज द वे द नेशन लुक्स एट थिंग्स। इल्म का हिस्सा बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मलाहट, बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तोराब। वंस अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, प्लीज़ डू विजिट द तहजीब फेस्टिवल। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी एन इनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर योर हार्ट एंड फॉर योर फॉर सोल। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ये करें ताकि आप थोड़ी देर के लिए अपनी उलझनों को करें पॉज और अच्छा सा खूबसूरत सा म्यूजिक सुने। वंस अगेन थैंक यू टू माई ब्रिलियंट पैनल फॉर बीइंग हियर। 3 रोज़ा आज, कल और परसों एट द कराची आर्ट्स काउंसिल। एक छोटा सा में खिड़की तोड़ बिजनेस होने वाला है, विच इज़ अ वेरी फिल्मी टर्म टू यूज़ बिकॉज वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी सिनेमा। जब हम इस हवाले से बात शुरू करते हैं तो हम कभी गोल्डन एरा में चले जाते हैं, कभी हम मुश्किलात का जिक्र करने लगते हैं और कहते हैं जी माजी की मूवीज़ क्या ज़बरदस्त मूवीज़ होती थी। लेकिन आज पाकिस्तान में आज के सिनेमा की बात होगी। सो वी हैव ऑफ कोर्स अ ब्लॉकबस्टर पैनल विद अस टुडे। ये तमाम लोग इस वक्त डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द सिनेमा एंड they've created masterpieces that have done so well, have been received so well by all of you। लेकिन इनसे जानेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं और कुछ अंदर की भी गॉसिप निकालने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ सबसे पहले द वन एंड ओनली, इस वक्त इनकी मूवीज़ आप स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, अगर नहीं देखी तो फ़ौरन जाके देखें, हमारी द वन एंड ओनली पिंकी मेम साहब, हाजरा यामीन। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं बहुत सारे दिलों की आवाज़, ये नारा है जो इन्होंने दिया है लोगों को कि जवानी फिर नहीं आनी, यू ओनली लिव वंस, एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट बिजनेस रीकिंग मूवीज़ ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। JPNA 1, 2 एंड ऑफ कोर्स पंजाब नहीं जाऊँगी, जो जब हम इलेक्शंस कवर कर रहे थे तो एक ख़ास जमात के लिए भी हमने ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि वहाँ से उनकी कोई सीटें नहीं आ रही, शायद वो भी ये मूवी देख के बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद है नदीम बेग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। Thank you very much for being here. Thank you very much. It is such a pleasure to have you here, and we'll ask you more about the movies. एक और मूवी जो हाल ही में अनाउंस हुई है और उसके डायरेक्टर वो हैं जो वो वाहिद इंसान है पूरी दुनिया में जिन्होंने मुझसे भी एक्टिंग कराई थी। मेरी करियर में सिर्फ एक ही मैंने TVC जिंदगी में किया, उसके बाद मैंने तौबा कर ली, उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली साकिब मलिक। थैंक यू साकिब फॉर बीइंग हियर।
है, आपके साथ करियर शुरू हुआ, वहीं पे खत्म हो गया, नोज डाइव हो गया, क्योंकि आपने मुझसे एक मार्जिन का ऐड कराया था, उसके बाद सारे मुझे घी मक्खन दूध के ऐड ये रोक लेते हैं। साबुन और घी दोनों आप दोनों कर चुके हैं। हाँ, साबुन नहीं, वो साबुन में तो आपने कहा कि ना ही करूं तो बेहतर है। एंड ऑफ कोर्स यंग गन, somebody who's in the business and of course has given us great stories, great comedy, हमारे साथ मौजूद हैं नबील कुरैशी। Thank you नबील for being here. And of course all of you are holding the flag high. सबसे पहले अगर ladies first की तरह आपसे शुरू करते हैं, हाजा, how was the experience and people are giving great reviews to Pinky Meme साहब। बेसिकली सिद्रा, पाकिस्तान की ऑडियंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। तो एक साल पहले जब हमने ये मूवी बनाई थी तो वी हैड आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, वी वर वेरी नर्वस, और बिकॉज इट्स सच अ डिफरेंट स्टोरी, कोई वेल नोन कास्ट नहीं है इसके अंदर, इट्स अ स्टोरी, और सबसे ज़्यादा इट्स अ पैशन रन फिल्म। तो जब ये आउट हुई, जब लोगों ने देखा, हालांकि शुरू में जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास लेके जा रहे थे ये फिल्म, तो दे weren't very accepting about it। वो कह रहे थे कि अच्छा इसमें where's the commercial element, इसमें आइटम नंबर कहाँ है। तो that was a really big of a drill for us, but thank God अभी 7th को when it was released, तो we've been receiving a lot of positive reviews, not just from Pakistani bloggers but international bloggers as well, because it's an international release। अच्छा, जो इस वक्त ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, and you know all of you will be better to comment on that, आप क्या कहते हैं नदीम, मिजाज क्या है पाकिस्तानी सिनेमा गोअर्स का एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्या वो ह्यूमर को पसंद करते हैं, रोमांटिक मूवीज़ चाहिए होती हैं, गाने अच्छे देखना चाहते हैं, व्हाट इज़ इन देयर फैंटेसी? मेरा ख्याल है वो सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। अब और सबसे पहले एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं, चाहे वो फिल्म बगैर गानों के हो तब भी देखी जा सकती है। कि एक फिल्म थी जो कि लोगों ने देखी, जो मुझे भी बड़ी अच्छी लगी, गाने थे उसमें लेकिन उस तरह नहीं थे जिस तरह कमर्शियल फिल्म्स में होते हैं, सही, बट इट वाज अ गुड फिल्म। उसके अलावा आप देखें ना, ये कैसी मार्केट है कि जिसमें एक एनिमेटेड फिल्म विच इज़ अ कॉमेडी हैज़ डन अमेजिंग बिजनेस। सो पाकिस्तान में हर तरह की फिल्म लोग ट्राई करते हैं, सीरियस फिल्म भी, ड्रामा फिल्म भी, कॉमेडी भी। कॉमेडी ज़्यादा देखी है लोगों ने, सही। मेरा ख्याल है कि जो ज़रा बेहतर भी फिल्म बनी है वो कॉमेडी है, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा। सो कोई और जब कुछ और जॉनरा ट्राई करेगा ज़रा कमर्शियल सेंस में, तो आई थिंक विल फाइंड आउट। और अच्छा, जिस तरह अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो हमने ये देखा है कि जब पाकिस्तान में टेलीविज़न आया तो ज़्यादातर टैलेंट उसमें जो लोगों ने आके अपना हिस्सा डाला, दे केम फ्रॉम रेडियो, सो दैट वाज द मदर इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम। इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म, उसके बाद एक डाउनफॉल शुरू हुआ था, तो अब जब दोबारा रिवाइवल हुआ है तो जितना भी टैलेंट है, चाहे वो आपके कैमरामैन हो, राइटर्स हो, एक्टर्स हो, और उन सब का बैकग्राउंड या एफिलिएशन टीवी से है, सही, तो वो एक टीवी हमारा एक कितना सक्सेसफुल मीडियम रहा है, तो उसकी वजह से जाहिर है वो एक ही पूल में से लोग निकल रहे हैं। लेकिन मैं ये जो एक डिवीजन होता है टीवी और फिल्म का, मैं इसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि स्टोरी होती है। टीवी पे आप एक कहानी 26 एपिसोड्स में या 13 एपिसोड्स में दिखा रहे होते हैं। फिल्म का अपना एक फॉर्मेट और वो चीज़ जो फिल्म को यूनिक बनाती है वो ये कि आपको 2, ढाई, 3 घंटे में अपनी कहानी बतानी है। सही। तो ये जो होता है कि अगर आप एक सोशल फिल्म बना रहे हैं और आप कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ड्रामे की तरह है, आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज वो उसका फिल्म का अपना एक टाइम की वजह से उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, स्टोरी टेलिंग का स्टाइल होता है। अच्छा, क्योंकि हमने लोगों को कहा है कि वो अपने सवालात हमें ट्वीट करें, तो कुछ क्वेश्चंस होंगे आम पब्लिक के भी आ रहे हैं, वो आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। नबील, जैसे आप पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक ही हीरो है, आपको कोई और दिखता नहीं है, किसी को आप पसंद नहीं करते, उनको ज़्यादा पसंद करते, क्या वजह किसी और के साथ मूवी बनाना नहीं चाहते? अच्छे एक्टर्स बहुत कम है पाकिस्तान में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और फाल मुस्तफा काफ़ी मेहनती हैं, और जिस तरह की फिल्म मैं बनाता हूँ उनका भी उस तरह की कहानियों पे काफ़ी बिलीफ है। हाँ। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ। जैसे नदीम है वो भी हुमायूं के साथ काम कर रहे हैं, नहीं तो ये आप दोनों भी इल्जाम लगता है। तो ये मेरे ऊपर इल्जाम ज़्यादा लगता है, तो आई डोंट नो, मतलब जब तक अच्छी फिल्म्स दे रहे हैं हम लोग, ऐसा बुरी फिल्में नहीं बना रहे, तब तक आई थिंक ठीक है। और इंस्पिरेशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि पहली दफ़ा जब नामालूम अफराद आई तो लोगों ने कहा कि जी ऐसी तो हमने एक मूवी इंडिया में देखी है, क्या ये वैसी ही मूवी है? आप ऐसे क्रिटिसिज्म को कैसे देखते हैं? जब ट्रेलर आया था तो अपेरेंटली होता है कि पाकिस्तानी फिल्म को ना लोग ज़्यादा क्रिटिकली देखते हैं,
तो जब ट्रेलर आया था तो कुछ लोगों का ये कहना था, बट वी वर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज हमें पता था कि कहानी बहुत अलग है फिल्म की, जस्ट बिकॉज आई थिंक 2014 की बात है जब बेसिकली ना मालूम था, तो उस वक्त उससे ज़्यादा पहले फिल्म्स बनी हुई नहीं थी। एक सर्टेन मुझे वजह लगी कि लोगों को लगा कि थोड़ी इंडियन लग रही है फिल्म, बिकॉज इट वॉज नाइसली शॉट। उस वक्त तक हमारी लोगों को ना उस तरीके की फिल्म देखने की आदत नहीं थी। तो एक तो ये कि वो फिल्म जो है वो फिल्म लग रही थी, तो इसलिए वो इंडियन लग रही थी उनको। सेकेंडली ये कि ऑब्वियसली 3 लोग क्योंकि वो फिल्म लग रही थी तो वो इंडियन लग रही थी, वो फिल्म लग रही थी, मुझे लगा कि ये तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो ये शायद इंडियन है। तो बाकी उसमें ऑब्वियसली उसमें भी 3 प्रोटैगनिस्ट थे, इसमें भी 3 थे, तो दैट वाज ओनली सिमिलैरिटी बिकॉज अगर नामालूम अफराद की कहानी देखें तो वो हड़तालों पे बेस्ड थी, और हड़तालें आई थिंक इंडिया में होती नहीं है उस टाइम पे, तो कराची में राज था हड़तालों का। अब अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म के हालात बहुत बेहतर है। अच्छा, अगर हर फिल्म के बारे में ही लोग कहते हैं, अभी आ रहे हैं ना आपके वाले बारे में कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि JPNA तो ऐसा लगता है हम आपके हैं कौन की तरह, मोहब्बत का फैलाव बहुत ही बड़ा है, जितने लोग हैं यार तुम भी आ जाओ, एक डायलॉग तुम्हें भी दे देंगे, इसकी क्या वजह है? इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतनी बड़ी कहानी ऐसी थी कि कहानी अगर खाली फात के साथ असल में कहानी एक ऐसी थी जो कि 4 दोस्त हैं, फिर उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं और सब कुछ है, तो वो फिर कास्ट बड़ी, और हर फैमिली के हर मेंबर का एक डायलॉग तो बनता है बॉस, है ना? हाँ, लेकिन अगर याद रह जाए हर एक का एक डायलॉग तो फिर एक अच्छी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप दोनों ने एक मूवी अभी लेटेस्ट जो आपकी आई JPNA 2 एंड लोड वेडिंग, उसने बड़ी एक कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी। लोगों ने कहा कि जी इसको शोज मिल रहे हैं, उसको नहीं मिल रहे हैं। कॉमन फैक्टर वही आपके फेवरेट एक्टर हैं उसमें। मुश्किल हुई थी जब आप लोग शूट कर रहे थे कि या बिल्कुल ही स्केड्यूल्स अलग अलग थे कि डिड यू फाइट ओवर फहद एट एनी पॉइंट? नहीं, मेरा ख्याल है फहद कंप्लीट कर चुका था। हाँ, एक्चुअली इनका आपका पहला स्पेल शुरू हुआ था, एक हमारा पहला स्पेल था, उसके बाद बिटवीन हमारा पूरा लंबा एक स्पेल शूट हुई, देन ही अगेन। सही। एंड डिड ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्विच बिटवीन कैरेक्टर्स? फहद इज अ वेरी स्मार्ट एक्टर। फहद को बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं हुई स्विच करने में फ्रॉम वन रोल टू अनदर। ओके, सो आई थिंक ही वाज वेरी गुड इन बोथ द फिल्म्स। अच्छा, कुछ आपके एक्टर्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इमेजिन्ड इट, उन कुछ एक्सटेंट तक वो सीक्वल था भी JPNA to JPNA 2, तो कुछ लोगों को आपने दोबारा कास्ट नहीं किया, उसमें कोई ख़ास वजह रही कि वो आपको पसंद नहीं आए, वो कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहे थे, या उनकी अपनी मसरूफियत थी, शादियाँ वादियाँ कर ली लोगों ने? उसमें एक हमजा अब्बासी थे जो नहीं थे, उनकी नजरियाती घर पे क्या हुआ था, तो दे वर आल्सो शोइंग मी दिस YouTube पे कि देखो तुम्हारी फिल्म में जो है ना ये गलतियां हैं, वो दिखा रहे हैं। पूरा इस हाथ में घड़ी पहनी भी थी और जब वो बाहर निकला तो वो घड़ी इस हाथ में थी। अरे ये तो छोटी चीज़ है ना, जैसे JPNA 2 में आपने कहा कि शादी में किसी को पता ना चले कि तुम पाकिस्तान में, एंड देन ही स्टार्ट्स टू सिंग, यू नो पूरा लाहौर तुम्हें देखता है, एंड यू लाइक, बट आपने तो कहा था नहीं बताना है कि पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। हाउ डज दैट कम अराउंड? वो एक्चुअली उससे पहले बता चुका होता है। अच्छा, उसके बाद ही तो वो गाना गाता है, डिक्लेयर करता है, एंड देन ही सिंग्स दैट सॉन्ग। ओके, सो देयर इज ऑलवेज अ जस्टिफिकेशन। अच्छा, ये तमाम एक्टर्स जिनके साथ आप काम करते हैं, एक तो लोग हमेशा एसोसिएट करते हैं नखरे को विद द फिल्मी स्टार, बट क्योंकि ये ड्रामा से आए होते हैं, हैव यू एवर हैड टू कम अक्रॉस पीपल हु आर वेरी डिफिकल्ट एज पर से? अच्छा, आई नेवर फेस यू नो समवन लाइक दिस विद एन एटीट्यूड कि कोई अनप्रोफेशनल हो। जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है वो सब के सब बहुत प्रोफेशनल हैं, चाहे वो महविश है, कुबरा है, हुमायूं, हमजा, और आपस में भी कोई राइवल, यानी इतनी खवातीन है, सब हीरोइन है, सब ने प्रमोशन में आना है। आप इनके एटीट्यूड का No, I think in that perspective times are changing, Sidra, because like वो पुराना वक्त था कि जब two leading heroines could not face each other and not be in the same room together, but now like for example मेरी फिल्म में जो my main sab is Kiran Malik and we're very good friends. I think I've made a friend for life and we've been partners in all of our promotions, and because she's such a style icon, so she guides me at times in in my clothes and everything. So I think times have changed, and I think education and exposure plays a really big part in all of this. वैसे आपस की बात है, ये बात बिल्कुल सही कह रही है, खवातीन की आपस में दोस्ती हो गई है, मर्द हज़रात आपस में फिर भी इतने Actually, yes, this is something that I've noticed ये as well, अब इस ट्रेंड पे जरा बात कर लेते हैं। नबील, आपको लगता है कि फहद के साथ अगर आप एक और मेल कोई लीड ले लें
तो फिर विल ही बी एबल टू कम गेट इट रॉन्ग? एक बताओ प्रोफेशनल जेलसी होना जो है वो सही है, मतलब लाइक पॉजिटिव वे में, ठीक है। पॉजिटिव जेलसी क्या होती है जरा ये तो एक बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे एक्टर को भी चाहिए कि वो एटलीस्ट उसके बराबर आके परफॉर्म करे, या शूट पैकअप करा देगा, सॉरी मैं नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता। तो मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि बिकॉज हमने जब काम किया तो फहद भी था, शेख साहब भी थे, मोहसिन भी थे, तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई सीन बन रहा है और एक दूसरे को सजेस्ट कर देते थे कि यार चलो ये वाला डायलॉग ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो इस तरह की चीज़ होती है। बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि शूट पर हुआ कि मेरा ख्याल है कि जो जब टीवी पे बहुत ज़्यादा होता है, ये एक्टर्स टीवी पे बहुत तंग करते हैं कि वी रन अ प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, और मेरा जो बहुत सारा वक्त है वो टीवी प्रोडक्शन में भी गुजरता है। भी उनको ज़्यादा है, लाइक एवरीबॉडी हु इज राइट नाउ डूइंग अ मूवी, अगर एक्टर एंजॉय नहीं कर रहा और वो इंस्पायर्ड नहीं है उस कहानी से और उस प्रोसेस से, सो वो आपको शायद तंग भी कर दे। सही। लेकिन अगर एक्टर को एक फुलफिलमेंट हो रही है और वो जो काम वो कर रहा है वो करना चाहता है, तो एक्टर कभी तंग नहीं करता। अच्छा, और ना तंग नहीं करता और कभी कभार कई चीज़ों को चैलेंज के तौर पे भी लेता है। एक बहुत बड़े चैलेंज का हम यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। एंड द चैलेंजेस, और ट्विटर पे भी कई लोगों ने मुझे लिख के भेजा है, पाकिस्तानीज़ कांट डांस। तो यहाँ पे तीन डायरेक्टर्स बैठे हैं, एक हीरोइन बैठी है, इनसे पूछेंगे कि ये डांस कितना बड़ा चैलेंज होता है और ये हम पीटी क्यों देखते हैं अपनी सिल्वर स्क्रीन पे, राइट आफ्टर अ ब्रेक। कंटेम्प्रेरी पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि वैसे तो फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, ऑडियंस को रिझाना, सिनेमाज में लाना, उसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन एक पहलू जो बतौर व्यूअर हम जानना चाहते हैं कि जब हमारे एक्टर्स डांसिंग में ट्रेन नहीं है, अच्छा डांस नहीं कर सकते, तो क्यों उनसे जबरन डांस कराया जाता है? ये तमाम डायरेक्टर्स से मेरा सवाल है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक्टर्स का तो पता नहीं, हाँ। लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्टर ऐसा है जो कि इन सब एक्टर्स से बहुत अच्छा डांस करता है। अच्छा। वह नबील कुरैशी, व्हेन आई सॉ हिम डांसिंग, मैंने कहा आपने क्यों नहीं कोई कैमियो क्यों नहीं किया? अच्छा, उसमें था ना एक्टर इन लॉ में, एंड ही वाज एज गुड एज फहद। अगर मैंने ये कह दिया ये फहद से बेहतर था तो बहुत नाराज होगा। अच्छा, आपस की बात है, नबील की मूवी एक्टर इन लॉ के बारे में ये कहना भी ज़रूरी है कि अभी रिसेंटली मीटर डाउन बत्ती गुल इंडियन मूवी आई, जिसके बारे में फिर लोग कह रहे थे कि इट सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय एक्टर इन लॉ। नबील, पहले वाले पे तो एहतजाज था, ये वाला डिड यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट? शो से जो प्रोड्यूसर के पास आता है वो कोई 29 to 28% है जो प्रोड्यूसर के पास आता है ऑफ द टोटल बिजनेस। एंड व्हाट्स द वर्ल्ड वाइड रेशो, अगर उस पे कंपेयर किया जाए, वो ज़्यादा परसेंटेज वाइज लेते हैं प्रोड्यूसर्स? बल्कि पाकिस्तान में 50% सिनेमा लेता है एंड देन 15% डिस्ट्रीब्यूटर। बाहर इससे भी ज्यादा है जो सिनेमा लेता है, बाहर के पैसे स्क्रीन ज्यादा है ना, और परसेंटेज आपकी कम होगी तो आपका यानी डिस्प्ले के लिए आपके पास स्क्रीन ज्यादा है, ऑप्शन ज्यादा है। नबील, यू डायरेक्टली फेस्ड इट, साकिब, आपने इन लोगों की जो अभी तक लर्निंग्स रही हैं उससे आपने क्या सोचा? हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट योर फिल्म? देखिए, मैं एक चीज ऐड कर लूं कि दुनिया भर में फिल्म मेकिंग जो है थिएट्रिकल, जो आपका सिनेमा का बिजनेस है जी, वो लास्ट काउंट होता है। सही। इन मोस्ट केसेस आपकी फिल्म पहले ही बिक जाती है। आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो बाकी हैं, आपके केबल सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, स्ट्रीमिंग डिजिटल राइट्स, दे कवर प्रीटी मच द कॉस्ट ऑफ योर फिल्म। ठीक है। बाकी आपका जो पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग है वो थिएट्रिकल में से निकलता है। पाकिस्तान में क्योंकि और कोई रेवेन्यू स्ट्रीम्स का तरीका है नहीं, टेलीविजन के बहुत कम पैसे मिलते हैं, डिजिटल स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा सारा दारोमदार सिनेमा के बिजनेस पे होता है। अब सिनेमा अनफॉर्चुनेटली बहुत ट्रिकी है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम सिनेमाज हैं, तो आपका जो रिटर्न है वहाँ से भी बहुत ट्रिकी हो जाता है, और मोस्ट फिल्म्स अपना मैक्सिमम बिजनेस पहले हफ्ते में करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिनेमाज इतने कम हैं, तो अनलेस आपकी बहुत ही कोई सुपर हिट फिल्म हो या ईद पे चले जब ऑडियंस का फ्लो ज़्यादा होता है, तो एक बड़ा रिस्की। अब मैंने जो फिल्म बनाई है बाजी, वो ज़रा सी हट के फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है, तो वही मैं बड़ा सोच रहा हूँ कि ऑडियंस आएगी नहीं आएगी, क्या होगा।
इसी में 5 आइटम नंबर डाल रहा हूँ। 5 आइटम नंबर, हर एक एक्टर का एक नंबर है। तो 5 स्टेप्स से नाम है कि जी मैं आइटम नंबर जरूर करूंगा। एक तो इस तरह का होगा। अच्छा, व्हाट वुड यू से कि जिस तरह डायरेक्टर्स कहते हैं कि इट्स अ लेबर ऑफ लव फॉर अस, कि पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किलात भी बहुत हैं, इन्वेस्टर की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वी आर स्टिल गोइंग अहेड एंड मेकिंग मूवीज। व्हाट अबाउट द एक्टर? बिकॉज आप लोग जब ड्रामास को और अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को छोड़ के एक फिल्म को कमिट करते हो, फाइनेंशियली मे बी यू आर नॉट गेटिंग a great gain. मूवी ड्रामास बल्कि आपके लिए ज्यादा फाइनेंशियली बेनिफिशियल है, तो हाउ डू यू बैलेंस? So I'm basically a theatre actor. So I think it's been 8 years now that I've been doing theatre, and the reason why I've shifted to Karachi from Islamabad is basically it wasn't really paying me anything. और वो मेरे लिए एक learning opportunity थी कि मैं जितना हो सके theatre करूँ for my own learning as an actor. और अगर मैं इससे पहले हम लोग मीडियम्स की बात कर रहे थे, थिएटर, टीवी, फिल्म, तो एज एन एक्टर उसकी जॉब होती है टू मास्टर ऑल 3 मीडियम्स। उसके बाद बाय देयर इन्फ्लुएंसेस आज जब आप लोग मूवीज बनाते हैं और एक और नज़र से सिनेमा को देख रहे होते हैं कि यू नो इंडियन मूवीज आर बीइंग डिस्प्लेड ओवर हियर, एक तरह से कभी तकलीफ होती है कि दिस इज ईटिंग अप इनटू आवर बिजनेस, यानी यहाँ पे कोई पाकिस्तानी मूवी होती तो ज़्यादा बेहतर था, या व्हाट इज योर थॉट अबाउट बॉलीवुड मूवीज बीइंग पुट इन पाकिस्तानी सिनेमाज एज डायरेक्टर्स, एज फिल्म मेकर्स? मेरा इस पे वैसे टेक्निकली इसमें कोई एतराज़ नहीं है मुझे कि इंडियन फिल्में चलती हैं, इंडियन फिल्में हमेशा चलनी चाहिए। इंडियन फिल्मों के आने की वजह से कम सिनेमा इंडस्ट्री का सेंस बना है और उसके बाद एक कंपटीशन भी बना है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ हर्ट करती है आपको जब एक पाकिस्तानी फिल्म आ रही होती है किसी फेस्टिवल पे, ईद है या कुछ कोई और है, और उसकी एक हफ्ते बाद ही एक इंडियन फिल्म आ रही होती है। सो वहाँ पे ऐसी पाकिस्तानी फिल्म जो लोग देखने के लिए वेट कर रहे हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर जब एक हफ्ते बाद एक इंडियन फिल्म आ जाती है सो वो तकलीफ देती है। और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इस पर बहुत बात भी हुई है गवर्नमेंट से कि आप उसमें रिलीफ दें पाकिस्तानी सिनेमा को, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सिनेमा को वो रिलीफ मिलना चाहिए। इंडियन फिल्म के सामने सारा इंडियन लगती है। आप लोगों की कोई एसोसिएशन, कोई यानी हु इज नेगोशिएटिंग ऑन योर बिहाफ विद द गवर्नमेंट? क्योंकि सेंसर में अटकती हैं अक्सर मूवीज, वहाँ उसकी न्यूज आती है तो हमें पता चलता है, लेकिन इसके अलावा ये कॉन्वर्सेशंस, सो कॉल्ड एसोसिएशन, it's in the process actually. एक एसोसिएशन जो कि अब इंडस्ट्री जो डेवलप हुई है, उन सब के जो लोग हैं, नए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जैसे नबील कह रहे हैं, वो इट्स फॉर्मिंग अप, और वो बहुत जल्द लोगों को उसका पता चलेगा और वो बहुत इफेक्टिव मेरा ख्याल है होगी। फिल्म मेकिंग फॉर द मीडियम ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी नेशनल इंटरेस्ट बढ़ाने, आप लोग देखिए कॉमेडीज बनाते हैं, रोमांटिक मूवीज, सोशल कमेंट्री, लेकिन इंडिया में बाकायदा अब देखा गया है कि देयर इज अ जॉनरा फॉर सम ऑड रीजन, आइदर इट इज बीइंग इंसेंटिवाइज्ड, दे मेक वेरी ब्लेटेंटली एंटी पाकिस्तान मूवीज, जिसके अंदर वो ट्विस्ट करते हैं चीज़ों को या अपना पर्सपेक्टिव एटलीस्ट बड़ा फोर्सफुली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एज फिल्म मेकर्स आई एम श्योर दैट यू ऑल्सो फेस द सोशल प्रेशर कि आप भी कुछ ऐसा बनाएं। नंबर 1, योर रिएक्शन टू सच मूवीज साकिब, जब आप ब्लेटेंटली देखते हैं जिसमें डायलॉग्स होते हैं हम घर में घुस के मारेंगे एंड फलाना एंड धमाका, हाउ डज इट मेक यू फील एज अ फिल्म मेकर, एज अ पाकिस्तानी? देखिए, ये जो टर्म है नेशनल इंटरेस्ट, ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। व्हाट डज इट मीन? अब नेशनल इंटरेस्ट डजंट मीन कि आप किसी और को बैश करें। नेशनल इंटरेस्ट वो है कि लोग आपके मुल्क को अच्छी निगाह से देखें, पाकिस्तानीज भी और दूसरे लोग भी। तो अगर आप एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लेके एक अच्छी फिल्म बनाएंगे तो लोग कहेंगे हाँ, पाकिस्तान से कितनी अच्छी फिल्म बनी है। दैट इज हम अक्सर ऐसा नहीं देख पाते, इसकी क्या वजह है? विल टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर अ ब्रेक। मूवीज आर कमिंग इन, मोर पीपल आर टेकिंग इनिशिएटिव, बिकॉज हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो इनसे पूछना चाहेंगे व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, व्हाट इज देयर विजन फॉर द पाकिस्तानी सिनेमा इन द डेज टू कम। एंड इफ नबील आपसे शुरुआत करें। बाबा जी, अच्छी फिल्म्स बनाए और मजीद स्क्रीन्स बने, दैट इज द ओनली थिंग वन कैन डू और यू नो प्रे फॉर, दैट्स इट। या फिल्म्स बना रहे हैं, मजीद लोग आए, अच्छी फिल्म्स बनाए।
आप तो फुल अल्लाह की मदद की बिलीफ पे चल रहे हैं ना, मतलब है भी मदद आएगी, मूवी बन जाएगी और आगे चली जाएगी। गवर्नमेंट से मेरी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। अच्छा, बिकॉज़ हमारा मुल्क ऐसे ही चल रहा है, अपनी मदद आप तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली बिल्कुल नहीं आ रही। थोड़ी इकोनॉमी बेहतर कर लेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी जगहों में पैसे डॉलर से पे करने होते हैं। अच्छा, वो बढ़ता जा रहा है। और बाहर पैसे जिनको देने होते हैं आसानी से आप भेज पाते हैं? नहीं जी, कैसे आसानी से भेजेंगे? जैसे हम सारे सब कोई लीगल भी है नहीं कोई, आप लीगली जाएं तो मजीद इतने फंसा दिए जाते हैं कि आप बोलते हैं भाई मैं इलीगली कर लूंगा। ये ना बोलें हम हमारा तो हम तो शो करके निकल जाएंगे, आपके घर पे कोई दस्तक देगा इसके बाद। साकिब आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि अभी हम बड़ी एक इन्फेंट स्टेज पर हैं और अपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की की है, थैंक्स टू पीपल हु रियली हैव अ पैशन फॉर द क्राफ्ट। और हमें जहाँ से सपोर्ट मिल सकती है मिलनी चाहिए। इक्विपमेंट पे ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए, सिनेमा जो एक्चुअल सिनेमा कंस्ट्रक्शन है उसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए मैक्सिमम, और अच्छी फिल्मों को आके देखना चाहिए अभी, क्योंकि पिंकी मेम साहब लगी हुई है। इट्स एन एक्सीलेंट फिल्म, मैं कहूँगा सब जाके देखें। And I tweeted about it and I really liked the film. It's an indie film and it's very sensibly made. Left out, I haven't seen it. I'm also feeling left out. I think we should look at tickets right away. It's a nice story. अबीर आप क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पे इन अ डे एंड एज जहाँ हम मूवी से तो कम्पीट कर ही रहे होते हैं, अब तो हम इंडियन वेडिंग से भी कंपेयर कर रहे हैं, वो भी किसी अवार्ड शो से कम नहीं है। लेकिन अभी एक पाकिस्तानी वेडिंग ने बहुत कमाल compete किया इंडियन वेडिंग। उसमें क्या हुआ था? एक तो मैंने देखा था, एमन की शादी was all over digital media। हाँ। So पाकिस्तानी फिल्म मेरा ख्याल है कि प्रोड्यूसर को के इंसेंटिव को और उसके पैसों को और उसके रिटर्न को सामने रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, और सिनेमा को भी करना चाहिए कि उसके पैसे वापस आ जाए। इंडस्ट्री का स्टेटस तो देना बिगिन विद। यस। और उसी हवाले से फिर उनके, यानी जैसे हमारे बाकी सनतकार कह रहे हैं सीएनजी नहीं आ रही, इट इज रियली इम्पोर्टेंट कि इनके लिए भी कुछ इंसेंटिव्स होने चाहिए। एज एन एक्टर हाजरा, एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू से टू थिंग्स सिद्रा। पहली चीज़ तो ये कि हम बीइंग एन एक्टर एट टाइम्स आपको फील होता है कि दिस इज इट, आपकी लर्निंग खत्म हो गई है, बिकॉज आप कहीं से सीख नहीं रहे होते हो। So as an actor, I always wanted to do characters जिनसे मैं कुछ सीख सकूं. Pinky was that sort of a character which was very challenging for me because it's 180-degree opposite to how I am. Right. Like I literally, the director made me go and live in the village where the. We saw that. You milking.